नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान की क्लासेस, पर्यावरण की क्लासेस, हिंदी पेडागोजी और साथ में दोस्तों संस्कृति क्लासेस को नहीं देखा है, तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें और साथ ही में दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी आहार, सी स्वास्थ्य या फिर डी ये सभी। तो दोस्तों देखिएगा, हम वृद्धि को सबसे पहले देखिए, वृद्धि और विकास, ठीक है ना, इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए वृद्धि जो है ना, जब एक बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि एक सीमित समय मतलब वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब कि जो एक बच्चे की या बालक की जो वृद्धि रहती है ना वह फिर नहीं होती है। लेकिन यदि हम विकास की बात करें तो एक बालक जब गर्भ में आता है, बालक या बालिका, ठीक है ना, एक बच्चा, तो उसका विकास वहीं से प्रारंभ हो जाता है और उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि विकास जो है ना एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो वृद्धि है ना वह एक मतलब एक नियमित समय के लिए चलती है। जब बालक या बालिका परिपक्व हो जाते हैं तो वृद्धि अपने आप रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों वृद्धि को पर्यावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। यदि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा ना तो वृद्धि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यदि एक बच्चे को अच्छा आहार नहीं मिलेगा, जैसे कि दोस्तों प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, ये सभी उसे अच्छे से नहीं मिलेंगे, पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, तो दोस्तों उसकी वृद्धि जो है ना वह रुक जाएगी। मतलब कि रुकेगी तो नहीं, लेकिन दोस्तों वह क्या होगी, धीरे धीरे होगी। यदि उसे अच्छा आहार मिलेगा तो उसकी वृद्धि तेजी से होगी, अच्छे से होगी। तो हम कह सकते हैं पर्यावरण और आहार ये दोनों के दोनों तत्व जो है ना दोस्तों वह वृद्धि को प्रभावित करते हैं, कारक। और साथ में दोस्तों स्वास्थ्य, यदि एक बच्चे या व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह उसकी वृद्धि अच्छे से होगी। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वृद्धि भी अच्छे से नहीं होगी, धीमी गति से होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, ये सभी के सभी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? प्रेरणा, सीखना, चिंतन या फिर ये सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम प्रेरणा की बात करें तो मान लीजिए दोस्तों आप सीटीईटी का एग्ज़ाम, ठीक है ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप दोस्तों अपने आप में एक मोटिवेट है ना कि हमको सीटीईटी की तैयारी करना है, एग्ज़ाम निकाल कर दोस्तों जो और भी आगे एग्ज़ाम है उनको क्वालिफाई करके हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों एक प्रेरणा एक अलग बात हो गई है, ठीक है ना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं कहलाता है और ना ही चिंतन कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। और इसको क्या कहा जाता है? अधिगम भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आप याद रखना, जो सीखना रहता है ना इसको अधिगम भी हम कहते हैं। यदि सीखना ना आए, अधिगम लिखा है तो वह भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे। तो दोस्तों देखिएगा, जो सहयोगी अधिगम रहता है, सहयोगी मतलब दोस्तों एक सहयोग के माध्यम से सीखना है ना, सहयोग के माध्यम से सीखना। तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के, जो अधिक उम्र के प्रवीण मतलब दोस्तों जो अच्छे से सीखा हुआ, मतलब उनने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है और उनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर उनमें समझ विकसित हो गई है। प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, ठीक है ना। आपको यह बताना है कि गहन प्रतियोगिता होती, बिल्कुल नहीं दोस्तों, गहन प्रतियोगिता नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्रवीण विद्यार्थी हैं वह तो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर गहन प्रतियोगिता कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। और ना ही दोस्तों उच्च नैतिकता वगैरह की बात हो रही है, और ना ही दोस्तों यहाँ पर समूह में द्वंद्व होगा, बल्कि क्या होगा? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है दोस्तों? जो प्रवीण छात्र हैं ना उनमें दोस्तों आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, और जो कम निपुण छात्र हैं वे निपुण हो जाएंगे, उनको उच्च उपलब्धियां मिलेंगी, और जो प्रवीण छात्र हैं उनको भी उच्च उपलब्धियां मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा।
और साथ में दोस्तों एक बात और, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम के चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो पीडीएफ वगैरह है ना तो वह आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम, मतलब कि दोस्तों जो हमने हमारा जो पहला हुआ सीखा हुआ जो ज्ञान है ना, पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को, जो आने वाली जो स्थितियां हैं, जो नई नई स्थितियां हैं उनको सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? देखिएगा मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूँ कि दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए अभी आप कितने, लगभग आप 20 ईयर के हैं, ठीक है ना। अब आपकी जो भी एज है, तो आपने आपकी एज से लगभग 5 साल पहले दोस्तों साइकिल चलाना सीखी। क्या सीखी? साइकिल चलाना सीखी। और अभी आप दोस्तों मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। यदि आपको नहीं आती है तो दोस्तों देखिएगा, आप जब मोटरसाइकिल चलाएंगे, जो बाइक चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको आप जैसे साइकिल चलाई होगी ना, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलती है, ठीक है ना ये। लेकिन दोस्तों यदि आपको बिल्कुल भी हेल्प ना मिले, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर दोस्तों आपने कुछ और चलाना सीखा है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने कुछ और काम करना सीखा है और आपको बाइक सीखना है, तो वह काम आपको बाइक सीखने में थोड़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से मतलब डिफाइन कर सकते हैं हम, कौन सा मतलब यह अधिगम स्थानांतरण होगा, तो बताइएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। क्यों? क्योंकि जब पूर्व का जो अधिगम है, पहले का जो सीखा हुआ ज्ञान है, वह नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, तो यह क्या है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। मतलब ये यहाँ का जो अधिगम है ना, इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब कि स्थानांतरण नहीं हुआ है। क्या हुआ है? शून्य हुआ है। तो हम कह सकते हैं अधिगम का स्थानांतरण कैसा है दोस्तों? शून्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण क्या है। मान लीजिए पहले आपने क्या है दोस्तों, साइकिल चलाना सीखी, उसके बाद दोस्तों आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो आपको साइकिल चलाने से बाइक चलाने में हेल्प मिलेगी, तो उसको सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। और यदि दोस्तों आपको मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम दोस्तों? उसको हम कहेंगे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और दोस्तों जब कोई हेल्प नहीं मिलती है तो उसको अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। दोस्तों जो सृजनात्मकता होती है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित रहती है? देखिए मॉडलिंग से तो बिल्कुल नहीं रहती, ना ही अनुकरण से रहती है, और ना ही दोस्तों अभिसारी चिंतन से, बल्कि यह रहती है अपसारी चिंतन से। अब अपसारी चिंतन जो रहता है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए अभिसारी चिंतन को समझिए। अभिसारी जो चिंतन है ना, इसमें बच्चे को सोचने के लिए ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता नहीं दी जाती। अब मान लीजिए कि दोस्तों बच्चों से आपने पूछा कि भाई भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा क्या बोलेगा? दिल्ली है। क्या बोलेगा? दिल्ली है। हर बच्चा यही बोलेगा जिसको पता होगा। तो मतलब एक सीमित उत्तर हो गया इसको दोस्तों, ये क्या है? बच्चा स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद लेकिन यदि हम इसके विपरीत बात करें अपसारी चिंतन की, दोस्तों यदि आप अपसारी चिंतन में बात करेंगे कि आप जैसे कि पेड़ों की 5 विशेषताएं बताइए, तो इसमें बच्चे क्या है अलग अलग प्रकार से आंसर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से आंसर देंगे मतलब बच्चों को सोचने में स्वतंत्रता मिल रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि जो सृजनात्मकता है ना, ये क्या करती है? बच्चों को मतलब एक स्वतंत्रता देती है, और ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, ठीक है ना। आपको याद रखना है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। मान लीजिए दोस्तों एक विद्यार्थी है, आप इमेजिनेशन कीजिए, वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब परिश्रम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में क्या हो? उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बालक क्या है या विद्यार्थी क्या है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हार्डवर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों वह मतलब कि बाहर रूप से बिल्कुल नहीं, क्या उसके पापा जी ने बोल दिया कि तुमको यह मतलब कि पास करना ही और इसमें परिश्रम करके आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यदि बच्चे की रुचि नहीं होगी तो वह सीखने में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सीख पाएगा, ना ही अनुभाविक ना ही वैयक्तिक, बल्कि दोस्तों वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। अब देखिए दोस्तों आप लोग भी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और जॉब पाना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो दोस्तों आप भी आंतरिक रूप से यहाँ पर प्रेरित हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका जो मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से बनता है, इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ लेना कि ध्यान दीजिएगा। जब एक शिक्षिका
कोई शिक्षिका है, दृष्टिबाधित मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, जो देख नहीं सकता। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के शिक्षार्थियों के साथ, जो अन्य जो शिक्षार्थी उनके साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या कर रही है। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि यदि कोई भी बालक जैसे कि कमजोर है, डिसेबल्ड है, ठीक है ना, दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित है, तो दोस्तों यदि उनको अन्य बच्चों के कक्षा के अन्य बच्चों के साथ ही सामूहिक गतिविधियों में शामिल करेंगे ना, तो यह कौन कहता है, ये समावेशी शिक्षा कहती है। कौन कहती है दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना। इसके बाद देखेंगे, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ये भी नहीं है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ये भी गलत है। बल्कि दोस्तों समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। हम यह कह सकते हैं कि देखिएगा, हर एक मतलब क्लास में एक बच्चा कमजोर होता है या कोई डिसेबल्ड रहता है, तो दोस्तों उसको कक्षा के अन्य बच्चों के साथ यदि उसको टीचिंग करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, वह समावेशी जो शिक्षा रहती है ना, उसका पालन कर रहा होता है एक टीचर, ठीक है ना। आपको याद रखना, ना कि बाधाएं उत्पन्न करेगा, ना बच्चे के प्रति सहानुभूति करेगा, ना ही वह तनाव वगैरह बढ़ाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि। तो दोस्तों देखिएगा, एक शिक्षिका है, वह अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक जो गतिविधियां रहती हैं ना, उनका प्रयोग करती है। अब क्यों करती है बताइएगा, ठीक है ना। अब आप ही ले लीजिए दोस्तों, आपके जो टीचर है, आपको तो वह कभी कभी क्या करते हैं, गतिविधियां कराते हैं, तो क्यों कराते हैं, आपको आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए, उससे पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा उसमें क्या रहता है, एक बच्चा जो रहता है ना, जो कमजोर रहता है, डिसेबल्ड रहता है, तो उनको अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब समावेशी शिक्षा का पालन हो रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती, क्योंकि। तो बताइएगा दोस्तों क्यों करती है। क्योंकि दोस्तों इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। मतलब कि जब गतिविधियां होती हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से दोस्तों रुचि लेते हैं अधिगम में, और उनकी जो इंद्रियां रहती हैं ना, काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनकी इंद्रियों के माध्यम से जो है ना, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं। लेकिन दोस्तों आप ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पूछा जरूर जाता है कि भाई एक शिक्षिका जो है ना, शिक्षिका मतलब बच्चों को पढ़ा रही है और अन्य बच्चों के साथ पढ़ा रही है, क्या एक समावेशी शिक्षा है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते पर प्रयोग इनमें से किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था। तो आप बताइएगा, क्या प्लेटो ने किया था, पियाजे ने किया था, स्किनर ने किया था, या फिर पावलोव ने किया था। तो दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग जो है ना, वह पावलोव ने किया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इनको सन 1904 में, ठीक है ना, कब 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्लेटो की बात करें तो इन्होंने जो है ना, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। और पियाजे के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है ना, पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा दोस्तों, संज्ञानात्मक, आपको याद रखना है, शॉर्ट में लिखते जा रहा है, आप समझ जाइएगा। और दोस्तों आगे हम अच्छे से और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली पर किसने प्रयोग किया है। तो दोस्तों बताइएगा, बिल्ली पर किसने प्रयोग किया है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सीटेट में आते ही हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लेटो तो बिल्कुल भी नहीं, और ना दोस्तों पियाजे, और ना ही पावलोव, क्योंकि इन्होंने तो कुत्ते पर प्रयोग किया है। बल्कि दोस्तों बिल्ली पर किसने प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीटली हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपको दोस्तों ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एनिमा नामक पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों जो इंपोर्टेंट बुक्स रहती हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, डी एनिमा नामक पुस्तक किसकी है। तो ये जो पुस्तक है ना, ये दोस्तों प्लेटो की है। किसकी है, प्लेटो की है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक नामक पुस्तक, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जो डी एनिमा पुस्तक है, जो डी एनिमा है ना, वह अरस्तु जी की पुस्तक है। किसकी है, अरस्तु जी की है, ना कि प्लेटो की, ना ही पियाजे की, ना ही थॉर्नडाइक की। लेकिन दोस्तों हम बात करें यहाँ पर द रिपब्लिक की, तो जो द रिपब्लिक जो पुस्तक है ना, ये प्लेटो की है। आपको दोस्तों बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि भाई देखो, डी एनिमा कौन सी,
डी एनिमा, जो डी एनिमा पुस्तक है ना ये किसकी है, तो ये है अरस्तु की। और हम बात करें द रिपब्लिक तो यह किसकी है, ये प्लेटो की है ना। आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों उसको किसने प्रतिपादित किया था, क्या प्लेटो ने किया था। दोस्तों प्लेटो ने तो एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है, द रिपब्लिक है। और ये दोस्तों जो मतलब प्लेटो है ना, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। अब पियाजे ने संघनत विकास का सिद्धांत दिया, ना कि बहुबुद्धि का। और थॉर्नडाइक ने दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया बिल्ली पर प्रयोग करके। और इन्होंने सीखने के 3 नियम और जो मुख्य हैं और सहायक नियम 5 दिए हैं। लेकिन दोस्तों जो गार्डनर है ना, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसने दिया है दोस्तों, गार्डनर ने दिया है। आपको याद रखना इन्होंने दोस्तों लगभग सबसे पहले तो 7 बुद्धि बताई थी, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 2 बुद्धियों को और भी जोड़ दिया था। तो हम लोग जो है ना गार्डनर के जो सिद्धांत है ना उसको कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। आगे देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। दोस्तों देखिएगा मैंने आपको सोच समझ के यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना इनको यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर उपस्थित किए हैं, क्योंकि दोस्तों देखिएगा अभी हम लोगों ने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब यह है कि उसमें कई प्रकार की बुद्धियां हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बताना है कि भाई बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जो पशु रहते हैं, खनिज रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनको पहचान और वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार की योग्यता जो है ना उसकी आवश्यकता होती है। देखिए स्थानिक बुद्धि की तो बिल्कुल नहीं होती, ना ही भाषिक बुद्धि की और ना ही तार्किक गणितीय बुद्धि की, बल्कि क्या रहती है दोस्तों, प्राकृतिक बुद्धि की। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे ये सभी हमारे प्रकृति के अंतर्गत तो आते ही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है। देखिए चिंतन या पैटर्न तो बिल्कुल भी आनुवांशिक संबंधी कारक नहीं है, है ना। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति ये भी नहीं है। देखिए आनुवांशिकता का मतलब ये रहता है कि जो भी गुण हमारे माता पिता से हमारे अंदर हस्तांतरित होते हैं ना उनको हम आनुवांशिकता गुण कहते हैं। तो दोस्तों सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक बच्चा है उसके पापा जो है ना वह समाज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे, लेकिन उनका जो बच्चा है वह समाज में एक्टिव नहीं रहता है, तो हम कह सकते हैं आनुवांशिकता का कारक बिल्कुल नहीं है। बल्कि दोस्तों आँखों का रंग हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जो आंखों का रंग है ना, आपने देखा होगा आपके फादर की जो आइस वगैरह रहती है ना उसी प्रकार से कुछ कुछ आंखें आपकी वैसी रहती हैं, है ना। तो ये आनुवंशिकता के कारक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, सीटेट में ही नहीं बल्कि रीट, यूपीटेट, सुपरटेट वगैरह इन सभी में। तत्परता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो तत्परता का नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था। क्या मैकडूगल ने प्रतिपादित किया था, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, पावलव ने। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो तत्परता का जो नियम है ना यह थॉर्नडाइक ने दिया था। किन्होंने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। कौन सा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे, जिनमें सबसे पहला था कौन सा, तत्परता का नियम। भाई तत्परता का नियम कहता है यदि एक बच्चा सीखने के लिए स्वयं से तत्पर रहेगा, रुचिपूर्ण रहेगा तो वह सीखेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है अभ्यास का नियम। कौन सा नियम, अभ्यास का नियम। अब आप इससे समझ ही गए होंगे, अभ्यास का नियम मतलब जो सीखा हुआ ज्ञान है ना उसका यदि समय समय पर अभ्यास करते रहते हैं ना तो वह हमारी स्मृति में संचित रहता है, हमको याद रहता है। और यदि हम दोस्तों अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रभाव का नियम। कौन सा नियम, प्रभाव का नियम। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों प्रभाव का नियम यह कहता है कि आप लोगों ने देखा होगा आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आप ये मतलब इस पेपर में इतने नंबर ले आओ, या 12th क्लास में या 10th क्लास में इतने नंबर लेकर आ जाओ, या आप सीटीटी का एग्जाम ही क्लियर कर लो। तो आपके फादर वगैरह ना वह आपको बाइक दिलाएंगे या मोबाइल दिलाएंगे। तो इससे क्या रहता है, ये मतलब पुरस्कृत रहता है, मतलब एक बाहरी प्रेरणा बच्चों को मिलती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोगों ने थॉर्नडाइक के बारे में तो बात कर ली है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावलव के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा पावलव को सन 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। और मैकडूगल को दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा एक बार मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना।
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है ना, ये किसने लिखी थी? मैकडूगल जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हम पूरे के पूरे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सबको पता है पियाजे ने दिया था। अब पियाजे ने तो दिया था, लेकिन दोस्तों देखिएगा जो पियाजे है ना, सबसे पहले तो आप दोस्तों देखिए पियाजे जो थे ना, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के दोस्तों? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। शायद इनके बच्चों के नाम लॉरेंस, ल्यूसिन वगैरह था, ठीक है ना, लॉरेंट वगैरह। तो इन्होंने अपने इनके 3 बच्चे थे, उन पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने दोस्तों सीखने की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली आ जाएगी कौन सी? संवेदी गामा का अवस्था, जिसको इंद्रिय जनित गामा का अवस्था भी कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसके बाद दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर यहाँ पर हम कह सकते हैं 7 वर्ष तक रहती है ना। इसके बाद दोस्तों 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक कौन सी रहती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों इसकी अवधि पूछी जाती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है, तो आप याद रखना 7 से 11 वर्ष। और अंत में दोस्तों हम बात करें 11 से लेकर 15 वर्ष, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनकी अवधि जरूर से याद रख लेना, क्योंकि अवधि जो है ना वह पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना 11 से 15 वर्ष की है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से जो पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और साथ में दोस्तों हम लोगों ने जो पियाजे का जो सिद्धांत है ना उसको कम्प्लीटली पढ़ के रखा है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आगे देखेंगे, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सरल क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा, एक तत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है ना वह अल्फ्रेड विने ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड विने ने दिया है। अब एक तत्व की तो बात हो गई, अब हम बात करें 2 तत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है किसने? किसने दिया है दोस्तों? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो आप इसको याद कर लेना। और हम वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आगे देखेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, थॉर्नडाइक ने ये वाला सिद्धांत दिया बिल्ली पर प्रयोग करके, ठीक है ना। आगे देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। अब हम थोड़ी सी बात करें दोस्तों थॉर्नडाइक की, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हैं। इनको दोस्तों मतलब एनिमल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है ना, पशु मनोविज्ञान का जनक। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी, इनकी बुक्स हैं कौन कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस और साथ में दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी, आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, आज के जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास थोड़ी लंबी है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन में जितने भी आ रहे हैं ना, उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास कैसी है जरूर से बताएं दोस्तों, स्लाइड्स कैसी हैं आप जरूर से बताएं। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? पियाजे ने दिया है। और उन्होंने दोस्तों अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। और ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और साथ में दोस्तों इनके बच्चों के क्या नाम थे? लॉरेंस, ल्यूसिन, ठीक है ना। एक बच्चे को नाम पता नहीं क्या था, यदि किसी को नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, जिनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि याद रखना, क्यों? क्योंकि इसकी अवधि पूछी जाती है। और दोस्तों 11 से 15 तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखेंगे, आगमन और निगमन विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को माना जाता है। याद रखना दोस्तों, जो आगमन और जो निगमन विधि है ना, इनका जनक किसको माना जाता है? अरस्तु जी को माना जाता है। दोस्तों आगमन विधि में हम उदाहरण से, ठीक है ना, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और यदि हम बात करें निगमन विधि की तो इसका उल्टा हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर। कहाँ पर दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में जाया जाता है। मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में, सामान्य से विशिष्ट की ओर किसमें? निगमन विधि में। तो इस प्रकार से आप मतलब ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इन एक दूसरे के बिना मतलब काम नहीं हो सकता, दोनों ही आवश्यक हैं।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमिल नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पर पहले जैसे कि डी एनिमा पुस्तक के बारे में बात की, तो इसके जनक कौन है दोस्तों डी एनिमा के, तो डी एनिमा के जो जनक है ना वह अरस्तु जी हैं। इसके बाद हमने बात करी दोस्तों कौन सी पुस्तक की, द रिपब्लिक पुस्तक की। अब जो द रिपब्लिक पुस्तक है, रिपब्लिक, ठीक है ना, तो ये किसकी पुस्तक है, प्लेटो जी की है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम एमिल पुस्तक की, तो ये किसकी है, रूसो की है। इसके बाद दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब सिगमंड फ्राइड ने तो दिया था, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, इनमें दोस्तों मतलब इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भेद बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, और मन के भी 3 भेद बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और इसकी तुलना दोस्तों एक बर्फ के टुकड़े से की है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। आगे देखेंगे थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम व 5 सहायक नियम दिए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मुख्य नियम में दोस्तों तत्परता का नियम, जिसमें बच्चे को तत्पर रहना होगा, मतलब सीखना चाहता है या उसकी रुचि है तभी सीख सकता है, ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते अपन बच्चे को, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अभ्यास का नियम, यदि अभ्यास करेगा तो वह जो सीखा हुआ ज्ञान है वह ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक ज्ञान को मतलब उसको याद रख पाएगा। उसके बाद प्रभाव का नियम, जिसमें बच्चे को प्रेरणा दी जाती है, पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अरस्तु प्लेटो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते थे। अब देखिएगा सबसे पहले जो मनोविज्ञान है ना, इसको दोस्तों एक अलग विषय के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि यह एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी। किसकी थी दोस्तों, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। इसके बाद दोस्तों इसको अलग किया गया। अब अलग किया गया तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। तो किसके द्वारा, अरस्तु और प्लेटो ने कहा कि भाई जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान है। इसके बाद दोस्तों मन का विज्ञान कहा गया पाम्पोलोजी के अनुसार। इसके बाद इसी प्रकार से दोस्तों सिगमंड फ्राइड वगैरह जिन्होंने मतलब कि चेतना के अनुसार बताया। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। किसका विज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वॉटसन जी हैं, वॉटसन, वुडवर्थ वगैरह, ठीक है ना। इनके द्वारा जो मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद देखेंगे व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को माना जाता है, अभी हम देख ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कन्फ्यूज होने वाली बात है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, वॉटसन है। हाउ, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए जो व्यवहारवाद शब्द है ना उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैकडूगल ने किया था। अब देखिएगा यहाँ पर व्यवहारवाद का जनक तो कौन है, वॉटसन है, लेकिन व्यवहारवाद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया था। और उन्होंने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। किसमें, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में ये जो व्यवहारवाद शब्द है ना इसका प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की दोस्तों, स्लाइड्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बस दोस्तों हम आपसे इतना ही कहेंगे, यदि आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल रही हो ना आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें। अब दोस्तों सीटीईटी की क्लासेस जो है ना वह स्टार्ट हो चुकी हैं, आप अपने अपने दोस्तों को शेयर करते जाइएगा। और साथ में दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।